नमस्कार दोस्तों, मैं एन के पुरले असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डॉक्टर जेपी मिश्र गवर्नमेंट साइंस पीजी कॉलेज मुंगेली। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अर्थात अशुद्ध अर्धचालक के केस में उसमें संतुलन की अवस्था में इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन क्या होते हैं, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स के पर चर्चा किया था, जिसके अनुसार मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका क्या खूबी है, क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रकार के मैंने सेमीकंडक्टर बताया था, जिसमें मुख्य रूप से उस सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर भी मैं काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था। उस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंडक्शन बैंड का बनना और चालन बैंड का बनना, कंडक्शन बैंड का एनर्जी का लो होना, सॉरी वैलेंस बैंड का एनर्जी लो रहता है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी हाई होती है, इत्यादि बातों पर मैं विस्तार से चर्चा जो है पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से किया था। उसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब अशुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें बिना अशुद्धि मिलाए, ठीक है, उनके खुद के इंटरनल प्रॉपर्टी कारण जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो ऐसे अर्धचालक को इंट्रिंसिक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं जो शुद्ध अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो सिलिकॉन के जो आउटर सेल में बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 4 होती है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अगर कंपेयर करें तो ये आवर्त सारणी में ग्रुप 4 का ये एलिमेंट होता है। ठीक है, ग्रुप 4 के एलिमेंट में जैसे कार्बन भी होते हैं, कार्बन से डायमंड बनता है और डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रा कोवेलेंट होता है। ठीक है, टेट्रा कोवेलेंट होता है, और चूंकि उसी ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो संरचना होती है वो भी डायमंड की तरह ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, और जिसमें भी टेट्रा कोवेलेंट स्ट्रक्चर इसका मिलता है। टेट्रा कोवेलेंट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि टेट्रा कोवेलेंट स्ट्रक्चर में वो जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है वे, चूंकि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, तो वो अपने पास के या नेबर के 4 अन्य एटम्स के साथ वो सहसंयोजी या कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है अपने, और वो स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे बेसिकली डायमंड स्ट्रक्चर, आपका डायमंड स्ट्रक्चर मीन्स टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर इसमें मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात यदि हम इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करें तो हमको मालूम है ये सिलिकॉन जो एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन जो क्रिस्टल्स हैं, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14 होता है, 2, 8 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होते हैं। ठीक है, तो ये 4 अन्य सिलिकॉन के परमाणुओं के साथ कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनाकर वो अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ये सभी ये जो सेंटर सिलिकॉन है अपने नियरेस्ट 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, तो वैसे ये स्ट्रक्चर सभी सिलिकॉन अपने नियरेस्ट 4 एटम से के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में ये क्या होता है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि वो अपने नेबर के 4 इलेक्ट्रॉनों 4 एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, अर्थात ऐसा जुड़ने से क्या होता है कोई भी यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है शेष नहीं रहता, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये विद्युत के उदासीन होते हैं, मतलब इस स्थिति में ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा विद्युत के लिए। ठीक है, इसीलिए अब इसको अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम के टर्म्स में देखें तो एनर्जी बैंड डायग्राम में 2 प्रकार के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड।
वैलेंस बैंड की ऊर्जा जो होती है वो लो होती है, ये हमने बताया था बैंड फॉर्मेशन में, और इसकी ऊर्जा जो होती है वो हाई होती है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इस बैंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रारंभ में जब क्या होता है, टेम्परेचर का मान जो है 0 केल्विन होता है, अर्थात 0 केल्विन मतलब 273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर, ठीक है, यहाँ जो है ये इस पे सारे जो इनके सहसंयोजी बंध होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, प्रत्येक 4 अपने नेबर एटम्स के साथ। ठीक है, तो इस स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं है। फ्री नहीं है मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, वैलेंस बैंड में भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर यहाँ का इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है और यहाँ कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये इसमें विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा और ये इस टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह अर्थात कुचालक की भांति ये व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको अपने को ध्यान में रखना है। अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जैसे जैसे टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, 0 केल्विन से आगे बढ़ते हैं, कमरे के ताप पर आ जाते हैं। ठीक है, तो कमरे के ताप पर थर्मल एजिटेशन के कारण या थर्मल एक्साइटेशन के कारण यहाँ से क्या होता है, कोई भी बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा और टूटने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा यहाँ एक होल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये होल में कौन से आयंस होंगे, ये पॉजिटिव आयंस होंगे और साइड में क्या है, निगेटिव आयंस है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयंस होंगे तो ये नियरेस्ट अपने किसी दूसरे जो कोवेलेंट बॉन्ड से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और यहाँ ये होल क्रिएट होगा। ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड फिर पूरा हो जाएगा और यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये अपने नेबर दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये जो है होल जो है उसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, फ्री होने के बाद होल क्रिएट हो रहा है। होल भी क्या हो रहा है, इस पूरे क्रिस्टल पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही क्या होते हैं, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हमको डायरेक्शन पता चलेगा, विद्युत धारा की दिशा कहाँ से कहाँ प्रवाहित हो रही है। ये मान लो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और कुछ होल्स भी है। ठीक है, और इसमें हम जब विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस ओर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव आयंस की ओर या पॉजिटिव सिरे की ओर मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, होल्स में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो होल्स क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब निगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा कहाँ से होगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है, कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होगा, जो करंट मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, IE करंट बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, और होल्स के कारण जो धारा प्रवाहित होगा उसको क्या बोलेंगे, IH बोलेंगे। ठीक है, माने होल के कारण करंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण करंट और ये होल के कारण करंट है। और टोटल करंट अगर देखें इसमें, तो टोटल करंट क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट और होल के कारण करंट के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा समझ में आया। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ जो होगा विद्युत धारा की
तो दिशा होगी, होल जो है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, और विद्युत धारा की दिशा ऐसा जो है आप हमको मिलेगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ही यहाँ क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, होल यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो होल यहाँ क्रिएट हो रहा है, समझ लीजिए जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ इस क्रिस्टल से, इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर, वैसे ही यहाँ एक होल जनरेट हो गया। तो यहाँ इसके रिकॉम्बिनेशन का भी एक प्रोसेस होता है। ये जैसे क्रिएशन का प्रोसेस हुआ, क्रिएट हुआ, तो वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस यहाँ का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको फिर से रिकवर कर सकता है, रिकम्बाइन कर सकता है। तो ये जैसे ही रिकम्बाइन करेगा, मान लो तो रिकम्बाइन करेगा तो क्या होगा, इन दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर से अपनी पुरानी अवस्था में ये एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की केस में, ठीक है, यहाँ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर और रिकॉम्बिनेशन ऑफ या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि इस बैंड थ्योरी के अनुसार, ठीक है, यहाँ इस बैंड थ्योरी के अनुसार हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ कंडक्शन बैंड है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ भी आएंगे, इसी कारण से ये जो फ्री होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 4 होल जो है जनरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, सॉरी कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको क्यों सॉरी कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो अष्टक जो पूरा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, और जो फ्री हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और ये इसको कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। अब ये कंडक्शन बैंड की ऊर्जा को हम मान लेते हैं ये EV है, मतलब ये कंडक्शन बैंड की ऊर्जा है, और ये वैलेंस बैंड की ऊर्जा है, और ये कंडक्शन बैंड की ऊर्जा है, ठीक है। और ये दोनों ऊर्जाओं के अंतर क्या बोलेंगे, वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब EG से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि क्रिएशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर एंड रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होंगे उतने ही वो रिकम्बाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर के लिए हम देखते हैं, हम चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बराबर है, मतलब जितने संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, उतनी ही संख्या में होल जनरेट हो रहे हैं। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये N इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है और तो उसकी जगह पे क्या हो रहा है, NH इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोनों जो है क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन रेट की बात हम करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन रेट हम देखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन रेट निकालेंगे किस पे, dN/dt, ठीक है। dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू होता है, थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन रेट निकालने से पहले यहाँ इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो Ne बराबर NH, इसको लिख सकते हैं Ni का स्क्वायर, चूंकि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, ठीक है। अब आता है रिकॉम्बिनेशन रेट, तो रिकॉम्बिनेशन रेट अब निकालेंगे तो dN क्या हो जाएगा, dt इस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NeNH, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कब हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये होल को कवर कर रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये होल दोनों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन रेट होगा। तो रिकॉम्बिनेशन रेट ये माइनस साइन लगेगा, तो रिकॉम्बिनेशन रेट का फार्मूला ये हो जाएगा, तो dN/dt बराबर हम यहाँ एक कांस्टेंट ले लेते हैं A, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Ni का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऑफ
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है? ठीक है, माइनस साइन यहाँ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन जो रेट है वो टाइमली क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग को बताता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे घटने लगता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है क्रिएशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, तो क्रिएशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, थर्मल एक्साइटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है या इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ये अपने को पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड मान लेते हैं या कोवेलेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं, यहाँ n है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कोवेलेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, ये n हो गया। ठीक है, अब इस n इलेक्ट्रॉन में जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की केस में रखते हैं अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस वैलेंस बैंड को, वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन सपोज हम मान लेते हैं ni इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो ये टोटल उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस थर्मल एक्साइटेशन के लिए कितना मिला, मतलब इतने कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन से इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा और उतने ही होल यहाँ जनरेट होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अनुसार। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अनुसार हमको मालूम है एक आता है वोल्टेजमान फैक्टर, जिसको E इज प्रोपोर्शनल टू हम लिखते हैं EC माइनस EV बाई KT। ठीक है, ये फैक्टर होता है वोल्टेजमान फैक्टर। वोल्टेजमान फैक्टर जो होता है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अनुसार हम ये देखें कि यहाँ वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितनी ऊर्जा लेकर कहाँ जाएगी, कंडक्शन बैंड में जाएगी। तो ये ऊर्जा की प्रोबेबिलिटी को बताता है, कितनी ऊर्जा लेकर इस बैंड का इलेक्ट्रॉन इस बैंड में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ दोनों के बीच क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। यहाँ कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, ये ऊर्जा होगी, यदि हम जो ऊर्जा का मान लेंगे, मतलब जो थर्मल एक्साइटेशन से जो ऊर्जा मिलेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, E इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, EG। मतलब इस फॉरबिडन एनर्जी गैप से के बराबर या उससे अधिक अगर हम ऊर्जा देंगे तब इस वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब चूंकि ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में क्या है, सिलिकॉन के लिए इस एनर्जी गैप का मान जो है कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये सिलिकॉन हमने चूंकि सिलिकॉन क्रिस्टल लिया है तो सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो मान होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इस कोटि का होता है। ये वोल्टेज मान जो फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ दो बैंड है। ठीक है, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। ये वोल्टेज मान फैक्टर यहाँ, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा लेकर कहाँ जाएगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में, मतलब उसमें संतुलन की अवस्था में कितनी ऊर्जा लेकर ये कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होगा, वो दोनों ऊर्जा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये इतने ऊर्जा के बराबर होंगे। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, क्रिएशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को किस तरीके से निकालेंगे, dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा n, ये दोनों का मल्टीपल, इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है और इतनी ऊर्जा से वो क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, ये Ni और ये हो जाएगा e का पावर माइनस EC माइनस EV बाई ये KT। ये KT लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें
थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो dN/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू साइन हटाएंगे तो यहाँ g एक कांस्टेंट ले लेते हैं, अनदर कांस्टेंट, ये हो जाएगा n माइनस एन आई, और ये हो जाएगा e का पावर EC माइनस EV। ठीक है, फिर से यहाँ थोड़ा सा ये नीचे लिख देता हूँ मैं, dN/dt इज इक्वल टू g n माइनस ये n माइनस एन आई, और ये हो जाएगा e का पावर EC माइनस EV बाई KT, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्रिएशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, मैं पहले भी इस पे चर्चा किया हूं, तो ये दोनों जो है इक्वल होते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं मतलब ये क्या होगा, दोनों इक्वल कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका रिकॉम्बिनेशन रेट NI का स्क्वायर, और इधर आपका हो गया G N-N-I, और ये हो जाएगा E का पावर, यहां लिख सकते हैं EG/KT। ठीक है, जहां EC माइनस EV इक्वल टू क्या है, EG, मतलब ये क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो वहां से ये फार्मूला आ गया। ठीक है, तो NI इज इक्वल टू यहाँ हम निकाल सकते हैं G/A। ठीक है, N माइनस NI और E का पावर माइनस EG/KT। ठीक है, अब यहाँ N इज ग्रेटर देन NI होगा, मतलब यहाँ, ठीक है, मतलब कोवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन होगा, कोवेलेंट वैलेंस बैंड में जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संख्या, उस संख्या में से कुछ संख्या ही का ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम कर रहा है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुछ ही इलेक्ट्रॉन जम करेगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, तो हम इसको इसके कंपेयर में इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, NI स्क्वायर इज इक्वल टू G/A, और ये सॉरी ये ठीक से दिख नहीं रहा है, ये G/A, और ये हो जाएगा N E का पावर EG/KT। ठीक है, अब इसको भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा NI का स्क्वायर, और ये आपको बन जाएगा, इसको C एक कांस्टेंट ले लें, तो C का पावर माइनस EG/KT। ठीक है, तो अब NI इज इक्वल टू निकालेंगे, तो NI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE का पावर माइनस EG/2KT हो जाएगा। ये स्क्वायर जो इधर जाएगा तो 1/2 होगा, तो 1/2 के अकॉर्डिंग ये आपका ये फार्मूला निकलेगा। ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना होता है, CE का पावर माइनस EG/2KT। तो इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन का जो मान होता है, ये इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन जो होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो EG एंड T पर डिपेंड करते हैं, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल अर्थात फॉरबिडन एनर्जी के और टेम्परेचर, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा भाई, एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान क्या होगा, इंक्रीज करने से कम होगा, और कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये कम होता जाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप, और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इस पर और हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला लेक्चर में हम फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इन्हीं आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद देते हुए आज का लेक्चर यहीं हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।